क्या बताओ। हाँ ठीक है। क्या होगा। हाँ 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 हाँ। ठीक है, लेकिन वो हमारे रेसिडेंट नहीं, उन्हीं के होंगे। एम्बेसी में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये देखो ना। बताता हूँ, एक मिनट, इसको हटाते हैं। यहाँ पर देखो, रेसिडेंस वाली बात जो आप पूछ रहे हो, ये देखो, इंडियंस वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड, वो नॉर्मल रेसिडेंट होंगे हमारे, तो ऐसे वो नॉर्मल रेसिडेंट होंगे रशिया के। रशियंस अगर वर्किंग कर रहे हैं उनकी एम्बेसी में, जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है, ये देखो लिखा भी तो हुआ है, फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड। ठीक है। और इसी को देख लो, इसी को उल्टा कर दो, इंडियंस वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड, रशियंस वर्किंग इन रशियन एम्बेसीज इन इंडिया। सिंपल। ठीक है ना। इसका अपोजिट हो जाएगा, बंदे वो उन्हीं के हैं। क्या ये वाली बात सीबी सचदेवा में भी कवर करी थी हमने डिटेल में। क्या बोल रहे हो अब इसमें, क्या कुछ पूछ रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल। वो ये देखा जाएगा कि एक एक साल से ज़्यादा है, पहली बात है कि वो नहीं है, और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है कि नहीं करता है इंडिया में, ये चीज़। अभी हमने देखा स्टडी पर्पस वगैरह से, या फिर याद, अभी जो हमें हनीमून का एग्जांपल लिया प्रीवियस लेक्चर में, वो जो जितना मर्जी देर रुके रहो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो, इवन इफ द स्टे इज मोर देन फॉर 1 ईयर, यहाँ लिखा था। ये देखो, ये देखो ना, पर्सन हैज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, और ये कहाँ गया, फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर। हाउएवर फॉरनर जो अगर इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडी पर्पज के लिए, किसी भी और चीज़ के लिए आए हैं, उनको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, इवन इफ द स्टे इज मोर देन फॉर 1 ईयर। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज़ नहीं है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई नहीं करता यहाँ पर, कमाने का साधन नहीं है उनका यहाँ पर, ये चीज़ है। वो इतना इतना डिटेल में मत सोचो महाराज। स्टॉक में तो घर पे बैठे बैठे कहीं पर भी इन्वेस्ट कर लो। आजकल हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं, क्या मैं यूएसए के स्टॉक में इन्वेस्ट करना नहीं सिखा रहा क्या मैं। हाँ, तो हम क्या उधर के रेजिडेंट थोड़ी ना हो जाएंगे अगर 1 साल तक यूएसए की स्टॉक मार्केट में, अगर हमारा एप्पल का या फेसबुक का या याहू का शेयर अगर बाई है, तो अगर हमारा, ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेगा तुम ट्रेडिंग में कुछ। नहीं, अरे नहीं, अच्छी बात है, चलो कोई नहीं। तुम ट्रेडिंग लेक्चर देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये वाली बात बोलकर खत्म करी थी, मयूर का डाउट था जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन है ये, एज इट इज क्वेश्चन आपको मेंस में भी देखने को मिल सकता है वेरियस एग्जाम्स में। सिर्फ यूपीएससी को मत माना करो, सारे मतलब जितने भी स्टेट पीएससी है, जब मैं मेंस बोलता हूँ तो सबको कंबाइन करके देखा करो कि जीडीपी डिफ्लेटर को ही हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, जब हमें इन्फ्लेशन निकालनी होती है। बाकी और भी तो इंडिकेटर्स होते हैं, लाइक डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, हम इनको यूज क्यों नहीं करते हैं। अब जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है ना, ये बात करता है एक्चुअली एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जो कि इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं। और जबकि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये लिमिटेड कमोडिटी बास्केट के बारे में बात करते हैं। इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव मेजर माना जाता है जीडीपी डिफ्लेटर को। चलो ये तो बात क्लियर हो गई, लेकिन सीपीआई को क्यों नहीं ले सकते हैं, इसको क्यों नहीं ले सकते। सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं, व्हाई नॉट सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को क्यों ना ले ले इन्फ्लेशन को देखने के लिए, मेजर करने के लिए। देखो, आपको यहां पर दो वर्ड दिख रहे हैं। सीपीआई में सी का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स,
और कंज्यूमर हमेशा यानी कि 1 या 2, 3, 5% ये होते हैं रिटेलर्स। और यहां पर जो WTI है उसमें जो W है वो होलसेल है। ये ज्यादा या 1 भी % हो सकता है, लेकिन इसको कोई और काम है, इसको ना बल्क में कोई चीज चाहिए। तो जितनी वो रिटेलर को फॉर एग्जांपल मिल रही है, रिटेलर कोई एक चिप्स का पैकेट 10 रुपए में लेकर आया तो दुकान वाला उसको 10 रुपए का देगा। लेकिन वो किसी होलसेलर के पास गया और वो कह रहा है कि मुझे ना 1000 पैकेट या 1 लाख पैकेट चाहिए, मैं दुकान खोल रहा हूं अपने एरिया में, मुझे उसके लिए चाहिए। तो उसको हो सकता है कि एक पैकेट फिर 9 रुपए का या फिर एक पैकेट 8 रुपए का पड़ जाए। ये वाली बात आप सब लोग जानते हो ना, जब भी हम होलसेल में कोई चीज खरीदते हैं तो बल्क में कोई चीज खरीदने का रेट जो है एकदम से गिर जाता है। नॉर्मल सी बात, आप कहीं पर सूट, साड़ी, सलवार या जीन्स या टॉप या टी शर्ट कुछ भी लेने गए तो उसने बोला कि 500 रुपए, 1000 रुपए की ये एक है। आपने बोला एक नहीं भैया, मैं 11 ले लूंगा या 11 ले लूंगी, अब बताओ इसका रेट कितना लगेगा एक। तो उसने बोला एक मैडम या भैया 400 की लग जाएगी। ये चीज है। ये होलसेलर्स हैं जो कि बल्क में बाय करते हैं। अब पहले बात करते हैं सीपीआई की, कि सीपीआई को क्यों नहीं प्रेफर करते हम लोग। देखो, सारे गुड्स और सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस करे जाते हैं देश में, वो सारे के सारे रिटेल कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम नहीं करे जाते हैं। हर कोई ऐसा नहीं है कि मतलब एक एक दो दो क्वांटिटी लेकर आता है। कोई कई लोग बल्क में भी लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग बल्क में भी लेकर आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ जरा, शैली मुझे एक बात बताओ जरा, जिनका मिठाई का काम है या फिर कोई ऐसा काम है जिसमें दूध, बटर, घी बहुत ज्यादा लगता है, अब वो क्या रोज अपने बंदे को बाजार में ये बोलेगा जा अब मिठाई बनाने का टाइम आ गया, ये बनाने का टाइम आ गया, केक बनाना है, जा एक टिक्की अमूल की बटर की लेकर आ जा 1 लीटर दूध लेकर आ जा। उसकी तो डीलिंग रहेगी ना किसी होलसेलर से कि वो बल्क में मंगवाता होगा। आपके एरिया में कुछ दुकानें ऐसी भी होंगी जहां पर हैप्पी बर्थडे वाले बैलून्स और जो हैट होती है और जो बर्थडे का जो सामान होता है वो महंगा मिलता होगा। और कोई आपको ये बोलता होगा कि तुम उस बाजार चले जाओ, जैसे दिल्ली में फॉर एग्जांपल तुम चांदनी चौक चले जाओ, चावड़ी बाजार चले जाओ, या मुंबई में चोर बाजार है, जो भी मार्केट आपके यहाँ होती होगी, मैं दिल्ली के बारे में ही जानता हूँ ज्यादातर। तो वहां आपको बोलता होगा कि तुम उधर चले जाओ, वहां इसी की रोड है, पूरी पूरी रोड में होलसेलर्स की दुकानें, वहां तुम्हें सस्ता मिल जाएगा। अब तुम दरियागंज या फिर चांदनी चौक चले जाओ, हम एक पेन कोई भी फॉर एग्जांपल 10 रुपए का लेकर आते हैं, वो बंदा आपको बोलेगा कि मैं एक पेन आपको 2 रुपए का लगा दूंगा, 1000 पेन लेने पड़ेंगे लेकिन मिनिमम। होलसेल में तो मिले कम से कम, होलसेल में मिले, बल्क में मिले, लेकिन सस्ते तो मिले कम से कम, बताओ। अब सारे गुड्स एंड सर्विसेज ना देश में ना रिटेलर्स कंज्यूम नहीं करते हैं, होलसेलर्स भी कंज्यूम करते हैं। किसी का मिठाई बनाने का काम है, किसी का कुछ और काम है, कोई हलवाई है, वो बल्क में सामान खरीदते हैं देश में वो लोग। शादी में किसी का कैटरिंग का काम है, अब वो एक एक टिक्कियां थोड़ी ना बनवाता रहेगा, जा बेटा छोटू शाही पनीर खत्म हो, शाही पनीर में टिक्की डालनी चाहिए, एक और खरीद के ले आ। उनका फिक्स रहता है कि भैया हमारा केटरिंग का काम है, तो आज किसी ना किसी की तो बर्बादी होगी शादी के नाम में, तो रोज उसकी बर्बादी हो रही है, हम यहाँ शाही पनीर नान खा रहे हैं। तो उसका होलसेलर से डन रहता है कि भैया रोज तुम्हारे हफ्ते में 500 लीटर दूध, 400 टिक्कियां बटर की, इतना उतना लगेगा ही। इतना सब्जी वालों के उनके फिक्स रहते हैं कि भैया तू किसी को भी बेच, लेकिन ये 500 किलो मटर, ये 56 किलो आलू, ये मेरे लिए फिक्स रखियो क्योंकि मुझे कभी भी नीड पड़ सकती है। दूसरा, इट असाइंस फिक्स proportion to the goods in the index instead of the dynamic weightage based on the level of consumption। जो सीपीआई होता है वो ना एक फिक्स प्रपोर्शन दे देता है गुड्स को सीपीआई इंडेक्स में, वो डायनेमिक वेटेज की बात ही नहीं करता। डायनेमिक वेटेज इन द सेंस कि सीपीआई एक ना इंडेक्स होता था जो यूज होता था, आज भी होता है, आप जैसे देखोगे तो किसी इकोनॉमिस्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम में। तो जब सीपीआई होता है ना, तो उसके अंदर कुछ ना बास्केट ऑफ गुड्स होती हैं, ये बोल रहा है कि जिनको ऑलमोस्ट ना एक फिक्स्ड वेटेज दे दी जाती है कि फॉर एग्जाम्पल राइस इतने %, पटैटोस 7%,
जो डायनेमिक वेटेज होती है उसको तो देखा ही नहीं जाता, मतलब ये बहुत टाइम में अपडेट करी जाती है, और जबकि जो चीज़ों के जो रेट होते हैं वो तो दिन पे दिन वैसे ही बदलते रहते हैं रिटेलर्स के लिए। आप मुझे एक बार बताओ, सिर्फ एक ही रात और एक ही सुबह की तो बात होती है जब सब्जी वाला जिस सुबह आपसे बोल पड़ता है कि मैडम आज नींबू बहुत महंगे हो गए हैं। अभी नींबू के रेट एकदम से कुछ महीने पहले, कुछ टाइम पहले ना, बिल्कुल रिसेंटली बहुत स्पाइक कर गए थे। तो जो 10 रुपए वाली शिकंजी आती है ना, वो ना 20 रुपए की मिल रही थी। प्याज की रेट ऐसे एकदम से बढ़ जाते हैं। लेकिन ये ना एक फिक्स प्रपोर्शन दे देता है सीपीआई, जबकि जो इकोनॉमी में जो गुड्स वर्क करते हैं, जो सीपीआई इंडेक्स में जो भी जो यहाँ पर क्रॉप्स, जो भी गुड्स यहाँ पर मेंशन होते हैं, उनका तो डायनेमिक वेटेज होना चाहिए। वो तो घंटे घंटे दिन दिन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। हम देखेंगे जैसे इसको जब हम एज अ ट्रेडर पल्सेस में और कॉटन में जब हम ट्रेड करेंगे, क्रूड ऑयल में ट्रेड करेंगे, गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करेंगे, हम देखेंगे यार ये इतने इतने टाइम में चीजें चेंज होती हैं। हम कहते हैं सोने के दाम बढ़ गए, गिर गए। 15-15 मिनट में जो सोने के दाम गिरते हैं उसकी तो कोई बात नहीं करता, लोग तो लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और हम ये देखेंगे कि 15-15 मिनट, एक एक घंटे में या एक एक दिन में जो सोने के रेट गिरते हैं, हम गिरी हुई मार्केट पे कैसे पैसा कमाएंगे। इंपोर्टेड कंजम्पशन गुड्स आर ऑल्सो काउंटेड इन सीपीआई। अब ये चीज देखो, सीपीआई की एक गलत बात, सीपीआई में क्योंकि सिर्फ जो कंज्यूमर्स हैं, जो भी गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो तो उनको उठाता है और डाल देता है अपने इंडेक्स में। उसको मतलब नहीं है कि गुड्स कहां से आए हैं, उसको तो ये मतलब है कंज्यूम होने चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं वो इंपोर्ट करके गुड्स कंज्यूम करने के लिए मंगवाते हैं। आप दुबई गए, आप बहुत सारा वहां पर खर्चा कर कर आ गए और आप अपने लिए कुछ सामान लेकर चले आए, कपड़े, मैकबुक, आईफोन, कोई जूते, या कुछ चॉकलेट्स। लेकिन आप तो दुबई की इकोनॉमी में अपना पैसा दे आए ना, जाकर कमाया हुआ। लेकिन सीपीआई में वो कंजम्पशन गुड्स इसलिए काउंट हो जाएंगे क्योंकि ये मानता है सीपीआई कि आप कंज्यूम करने के लिए उनको लेकर आए हो। लेकिन हम तो ये जानते हैं भैया कि यहां पर बात कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की नहीं होती है। अगर उसके आगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लिखा हुआ है तो उसके बहुत मायने होते हैं, क्योंकि इंपोर्ट में तो पैसा दूसरी कंट्री चला गया, यहां पर सिर्फ गुड्स ही तो आए हैं, विच इज नॉट कंसिडर एज हेल्थी फॉर द इकोनॉमी इन द लॉन्ग टर्म। ये होते हैं 3 रीजन जिसकी वजह से हम सीपीआई को कैलकुलेट नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं प्रेफरेंस में। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स को क्यों नहीं लेते हैं? एक तो यही वाला पॉइंट आप उठाकर यहां पर लिख सकते हो 3 पॉइंट बनाने के लिए, कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में होलसेलर्स के द्वारा भी कंज्यूम नहीं करे जाते, रिटेलर्स भी तो होते हैं। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स में कंज्यूमर की बात होगी नहीं, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में होलसेलर्स की बात नहीं होगी। और यहां पर ना गुड्स की इन्फ्लेशन को तो देखा जाता है, मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं कि हम जीडीपी डिफ्लेटर को क्यों देखते हैं, डब्ल्यूपीआई को क्यों नहीं, सीपीआई को क्यों नहीं, हम यहां पर ये डिबेट करने बैठे हैं कि इन्फ्लेशन को देखने, महंगाई को देखने। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स गुड्स की इन्फ्लेशन को देखता है, लेकिन सर्विस की इन्फ्लेशन की बात ही नहीं करता। सर्विस की इन्फ्लेशन क्या लोगों की पॉकेट पे असर नहीं डालती है क्या? नहीं डालती है क्या? कोचिंग की फीस इतनी महंगी हो जाती है, बच्चों की स्कूल की फीस इतनी महंगी हो जाती है, यूपी में हमारे देश में सबसे महंगी बिजली चल रही है। एक प्रेस वाली आंटी, एक प्रेस वाले अंकल जो हैं, वो शर्ट के 5 रुपए की जगह 10 रुपए लेने लग गए हैं, क्योंकि उनको कोयला महंगा पड़ा हुआ है। जो घर जाकर होम ट्यूशन दे रहे हैं, 1200 रुपए 1500 रुपए पर घंटा उनकी फीस चल रही है दिल्ली में। ये जो सर्विस इन्फ्लेशन है इसको तो कंसिडर करा ही नहीं जाता। घर की कमाई इतनी नहीं है, अब काम वाली फॉर एग्जांपल 2000 रुपए महीना मांग रही है, खाना बनाने वाली लगवा रखी तो वो पैसे मांग रही है। घर की कोई चीज खराब हो गई, माइक्रोवेव या बिजली का कुछ खराब हो गया, या पानी की टूटी जो है वो बह रही है, या छत पे टंकी खराब हो गई है, सर्विस करवाने के लिए प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इन सबको बुलवाओगे, इनके पैसे बहुत ज्यादा हो गए हैं। इसको काउंट नहीं करा जाता। और जबकि जो सर्विस इन्फ्लेशन होती है वो देश में 50% से भी ज्यादा होती है जीडीपी में। छोटी मोटी सर्विस देकर और लेकर भी बहुत ज्यादा जीडीपी में रोटेशन घूमता है। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं हमेशा नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में गुड्स एंड सर्विसेज। और सर्विसेज देखो आज हमें कितनी एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा है राइटर, सर्विसेज की इन्फ्लेशन 50% से भी ज्यादा होती है पूरी जीडीपी की इन्फ्लेशन में, क्योंकि लोगों के काम तो रोज के रोज ही लगे रहते हैं ना। बाइक खराब हो गई, किसी की कुछ खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई, कोई मरम्मत करवानी है घर की,
स्कूल की फीस भरनी है, ट्यूशन की फीस भरनी है, कहीं पर कोई आपको कुछ ज्वाइन करना है, आपके डांस क्लासेस के लिए जाते हो, कहीं गाना सीखने जाते हो, सर्विस से कुछ हाथ में नहीं आता, स्किल तो आती हैं, चीजें ठीक हो जाती हैं आपकी, लेकिन सर्विसेज के लिए पैसे तो लगते ही हैं। एक वॉशिंग मशीन ठीक करवाने करवाने वाला जब घर आता है तो वो अपना पूरा चार्ज बनाने के बाद वो कहता है कि 500 रुपये, मैम मैं एलजी की तरफ से, सैमसंग की तरफ से आया हूँ, वो 500, गोदरेज की तरफ से आया हूँ, 500 रुपये सर्विस चार्ज है हमारा। अब क्या ये 500 रुपये फालतू नहीं हो गए कि मतलब एकदम से, तो आप सोचते हो फिर इससे बड़ी तो जो पड़ोस में इलेक्ट्रिशियन रहता है इसी को बुला लेती है मशीन, तो वैसी बार बार खराब होती रहती है। इसको, इन सब चीजों को लेकिन डब्ल्यूपीआई देखता नहीं है। डब्ल्यूपीआई कंसिडर करता है इंटरमीडिएट होलसेल प्राइसेस को, ना कि फाइनल मार्केट के प्राइसेस को। तो यानी कि हर किसी में कुछ ना कुछ खामियां हैं, इसलिए बस इस वजह से। ओके, और ये मैंने आपको बता दिया। तीसरा पॉइंट अगर ऐड करना है यहाँ पर एक और, तो ये वाला आप ले आना और इसमें लिख देना ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट कंज्यूम्ड बाय होलसेलर्स। अब बात करते हैं कंसेप्ट की, पोटेंशियल जीडीपी। यूपीएससी ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके बारे में मेंस में रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था, मेंस के पेपर में आया था, जीएस पेपर 3 में। पोटेंशियल जीडीपी मेजर करता है या एस्टिमेट करता है हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट। हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट मतलब फॉर एग्जांपल कोई शर्ट या जीन्स प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी के अंदर, तो वो हाईएस्ट कितनी प्रोड्यूस हो सकती है, उनकी क्वांटिटी 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 500 अरब, कितनी क्वांटिटी जो एक इकोनॉमी सस्टेन कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट। यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा और बहुत कम ना हो, जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है यानी कि उसी के इर्द गिर्द ऐसे वो प्राइस घूमता रहे, भटकता रहे, और एक इकोनॉमी इसी प्राइस रेंज में सस्टेन कर पाए कि जितना वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, ऐसा कल को ना हो कि अगर इन्फ्लेशन का बार यहां टच हो रहा है ये इसके ऊपर, तो आउटपुट कम हो जाए, और इन्फ्लेशन का बार अगर नीचे जा रहा है तो आउटपुट बढ़ जाए। इन्फ्लेशन का बार मतलब क्या, प्राइसेस अगर ऊपर आए तो ऐसा ना हो कि आउटपुट गिर जाए, प्राइसेस अगर नीचे आए तो ऐसा ना हो कि फिर ज्यादा प्रोड्यूस हो, नहीं, आउटपुट हमें सेम रखना है, आउटपुट शुड बी सेम, और प्राइस जो है वो एक ही रेंज में घूमना चाहिए। इट शुड नीदर बी टू हाई नॉर टू लो। इसका मैं एग्जांपल दूं, इसको मैं कैसे समझाता हूं बच्चों को और अपने आप को भी। पोटेंशियल जीडीपी कुछ नहीं है, पोटेंशियल जीडीपी अलाउद्दीन के मार्केट रिफॉर्म है, अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म है। याद है 20 साल तक 2 रुपए जितल मेंटेन करा था उसने अनाज की कीमत, 20 साल तक इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करा था। याद करो दिल्ली सल्तनत का चैप्टर अपना, सेम चीज लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई इकोनॉमिक्स में घुमा फिरा कर, बस इसकी इकोनॉमिक्स इसको लैंग्वेज दे दो, लेकिन अलाउद्दीन को अगर यहां पर ले आओ सेम चीज है कि नहीं है। पोटेंशियल जीडीपी मेजर्स और एस्टिमेट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट। अलाउद्दीन के टाइम पर देख रहे हो, याद है हमने एक लाइन पढ़ी थी तमिलनाडु की एनसीईआरटी में कि बहुत ज्यादा अनाज के उस टाइम पे बिल्कुल किल्लत नहीं थी, बहुत ज्यादा, और सस्ता भी 20 सालों से बिल्कुल उतना ही था जितना चल रहा था। और मैंने एक एग्जांपल दिया था वहां पर आपको कि सोच के देखो जरा कि इतनी महंगाई और इतनी ज्यादा आबादी होने के बावजूद भी पेट्रोल के दाम 20 रुपए हो जाए और वो मेंटेन रहा है 20 साल तक। या मदर डेयरी दूध की बात मैंने आपको बताई थी कि हमें शर्म आनी चाहिए, सबसे ज्यादा देश हमारे सबसे ज्यादा दूध हमारे देश में प्रोड्यूस होता है, सबसे महंगा भी हमारे देश में। याद करो वो वाली बात। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट जो एक इकोनॉमी सस्टेन कर सके, अलाउद्दीन ने सस्टेन करा कि नहीं करा 20 साल तक, उसको अंकिता बताओ। और कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट उसने रखी कि नहीं रखी बताओ। 2 रुपए जितल से ऊपर गया क्या उसका अनाज की कीमत बताओ, नहीं। ये है पोटेंशियल जीडीपी। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है। बताओ या मैं आगे बढ़ूं। तो ये पोटेंशियल है, यानी कि ये एक याद रखना, पोटेंशियल जीडीपी मतलब वो होती है जो अचीव नहीं करी जाती है, अचीव हुई नहीं है अभी तक, बट वी आर थिंकिंग ऑफ अचीविंग दैट हाइट्स। यार क्या हम फॉर एग्जांपल
हम सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं पीएम वगैरह के साथ कि सर कुछ ऐसी योजना बनाओ, अगर आने वाले इलेक्शंस में अगर जीतना और आपको अपनी पार्टी अगर रखनी है ना 20 साल तक 30 साल तक, जिसकी जड़ें इस देश में हिल ना पाए, तो आप ना लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में अनाज, पेट्रोल, दूध, यही सब इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर ये कर सको ना कि सारी चीजें के खर्चे वगैरह निपटा कर, लेन देन कर कर जो करना आपको करो, आप एक कांस्टेंट रेट मेंटेन रखो हर चीज का, और उस कांस्टेंट रेट में देश में जितना प्रोड्यूस होता जा रहा है, आप उसमें ये कोशिश करो कि इसमें हम हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव कर लें, इतना प्रोड्यूस हो। दूध की उत्पादन इतनी हो जितनी किसी ने सोची ना हो, कपड़ों की उत्पादन इतनी हो जितनी किसी ने सोची ना हो, लेकिन आप रेट को वही रखो जो 2010 में 2015 में रेट है, भले ही हम अगर 2030 और 2040 में बैठे, या आज के समय में आप जो रेट लेकर चल रहे हो 2022 में, उसको आप बरकरार रखो 2050 तक। अब पोटेंशियल जीडीपी आप कहोगे सर ये कॉन्सेप्ट आते ही क्यों है, ऐसे तो मनगढ़ंत बहुत सारी बातें होती है, ऐसे तो बहुत अच्छा अच्छा हर कोई सोचता है इकोनॉमी के बारे में। अब मयूर का मन करता होगा अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता तो ये क्या सरकार पैसों पैसों को लेकर रोती रहती है, मैं तो सारा पैसा ट्रेडिंग में डाल देता, हो गया ट्रिपल। वर्ल्ड के सारे बेस्ट ट्रेडर्स को उठा लाता मैं, धमकी दे देकर, किडनैप कर ट्रेडिंग, वरना तू मरा मेरे ब्याह से, और कर अगर ये अगर आज ये 500 रुपये में 1 करोड़ नहीं हुए ना तो तू मरा, अब तू कर प्रेशर में ट्रेडिंग। तो मयूर सोचता, मैं घूमते फिरते जहाँ रैलियां करने जाता ना, वहाँ 1 1 करोड़ रुपए दिया था कि अरे बच्चों फिक्र मत करो और आएंगे कल, अभी मेरा ट्रेड लगा हुआ है, अभी सरकार का ट्रेड लगा हुआ है, जितने लॉट्स होते नहीं उससे ज़्यादा बाय कर रखे हैं पीएनबी के। लेकिन पोटेंशियल जीडीपी आप ये कहोगे कि ऐसी मनगढ़ंत बातें तो ऐसे, अब जैसे मैंने ये दिया तो ऐसे तो बहुत डोपामीन वाली खुशी खुशी वाली बातें ऐसे तो बहुत होती हैं इकोनॉमी के अंदर, फिर इसकी बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक इकोनॉमी का दोस्तों ये मकसद होता है, इट इज द अल्टीमेट एम ऑफ द इकोनॉमी, एवरी इकोनॉमी अल्टीमेट एम होता है सारी इकोनॉमी का, और इसी रास्ते पर चलते चलते हर एक इकोनॉमी को अपना वो बेटर बनाती है अपने आप को इकोनॉमी। जैसे हम नहीं कहते यार मैं रोज अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं रोज अपने आप को बेटर इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उस अब इस चाहत में ना कि आप अपने आप को रोज बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हुए अच्छी बात है, लेकिन रोज जो आपके दिन लाइफ में बीतते चले जा रहे हैं उसमें आप अपनी पर्सनैलिटी में, अपने कैरेक्टर में आप एक पॉजिटिविटी का एलिमेंट ऐड करते चले जा रहे हो, एंड यू आर बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन, भले ही आपको रियलाइज ना हो। तो इकोनॉमी के अगर ये एम ये है कि पोटेंशियल जीडीपी हमने अटेन करनी है, इस रास्ते की तरफ अगर एम करके इकोनॉमी चल रही है, तो वो इकोनॉमी की कंडीशन ज्यादा बेटर रहेगी, ये चीज। अब एक चीज होती है कभी कभार जीडीपी में गैप होता है, ये गैप कैसे आता है? आप जो सोच रहे हो जिस प्रकार की जीडीपी ग्रोथ, उसको जो रियल जो चल रही है जीडीपी ग्रोथ उसमें से माइनस कर दो, वो होता है जीडीपी गैप। जीडीपी गैप आपको क्या दिखाता है? आपके सपनों और वास्तविकता में कितना फासला है। और ये जो मैं चीज बोल गया फिलोसफिकल ना, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, जैसा एक सोच रहे हैं इकोनॉमिस्ट और सरकार और सेक्रेटरी वगैरह आईएएस ऑफिसर के, ऐसी होनी चाहिए ग्रोथ वगैरह, चल कितनी रही है, इनके बीच में गैप कितना, फासला कितना, सपने अचीव करने के अभी कितनी मंजिल और बाकी पड़ी है, ये जीडीपी का गैप होता है। समझ में आया? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं पोटेंशियल जीडीपी को? एक तो सबसे बड़ी फैक्टर, जब आप समझाओगे प्रधानमंत्री जी को तो आप क्या बोलोगे? सर वो सस्टेन रहनी चाहिए, मिटनी नहीं चाहिए। कल को 100 रुपए कर दो आप, आज 10 रुपए कर दो, परसों फिर 5 रुपए कर दो, फिर 500 रुपए कर दो, ये नहीं सर। एक चीज लोगों को ताकि मेंटल सेटिस्फेक्शन रहे। दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट। ये फुल एम्प्लॉयमेंट की बात मैंने करी थी, इसका मतलब ये नहीं होता, याद करो सीबी सचदेवा में, कि देश के सारे लोगों के पास नौकरियां हैं। इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है किसी भी रिसोर्स की वेस्टेज ना हो, हर एक रिसोर्स अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रहा हो। क्या ये बात सबको क्लियर है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि देश का एक एक आदमी मतलब नौकरी है उसके पास? ये बिल्कुल नहीं होता इकोनॉमिक्स में, इसका मतलब बताओ, क्लियर है ये वाली बात?
एक भी रिसोर्स एक्स्ट्रा मतलब नाले में नहीं फेंकना चाहिए। अब यहां पर रिसोर्स का मतलब पर्सन भी होते हैं, नौकरियां भी होनी चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज की बात भी यहां पर होती है कि ऐसा नहीं कि शैली के घर में सब्जी नहीं बनी, वो टमाटर गाय भैंसों को खिला रही है रोड पे जा जाकर, तुम खा लो कोई बात नहीं, मैं तो पानी की दाल चावल खा लूंगी, पानी की सब्जी खा लूंगी, पानी की रोटी खा लूंगी और पानी पीकर सो जाऊंगी। है शैली? फुल एम्प्लॉयमेंट, जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होनी चाहिए। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो आपको समझ में आएगा। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी होती है कि पीपल, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वैसी ऐसी होती है, पीपल आर विलिंग टू वर्क। ऐसा नहीं होता, आप कभी भी बेरोजगारी को ये मत सोचना कि लोग काम ही नहीं करना चाह रहे, काम करना चाह रहे, नौकरी नहीं होती है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का भी हमें यूज करना होता है पोटेंशियल जीडीपी में। ये एक नया फैक्टर है वैसे, 21st सेंचुरी में ऐड हुआ है पोटेंशियल जीडीपी में। हालांकि कंसेप्ट भी पोटेंशियल जीडीपी का 21st सेंचुरी का ही कंसेप्ट है, लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज करके हम इस चीज को, इस सपने को ज्यादा बेटर तरीके से अचीव कर सकते हैं, इसलिए हम टेक्नोलॉजिकल यूसेज की बात करते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि ये चीज बरकरार रहे इसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। अब जैसे मैं एक बात बताता हूं, जैसे ये जो था स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर दूर दराज के इलाकों में शौचालय बनवाने की बात करी गई कि नहीं करी गई? उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, जो तुम हिंदू करंट अफेयर या इंडियन एक्सप्रेस या मैगजीन्स में पढ़ते होगे, आप हमेशा एक चीज देखते होगे ना, टॉयलेट्स तो बन गए हैं लेकिन सस्टेनेबिलिटी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं आया उनके लिए। दोबारा जाकर कोई देखता नहीं है कि वो टिके हुए कि नहीं टिके हुए, वर्किंग है कि नहीं है। अब बंदे को तो पता नहीं है कि वेस्टर्न टॉयलेट कैसे काम करती है, टॉयलेट अगर बन गई या किसी के घर में कभी टॉयलेट ही नहीं थी, वो खराब हो गई, कुछ हो गई, तो सस्टेनेबिलिटी, अब बंदा ही सोचता मैं क्यों लगाऊं अपनी जैसे पैसे। सरकार ने बनवाने के जो जो एग्री कर रहे थे उनके घर में बनवाने के पैसे तो दे दिए, लेकिन उसको कोई चेक करने नहीं आता। क्रॉस चेक करने के लिए इंस्पेक्टर्स रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए? कहीं कहीं लोग तो सिर्फ ऐसे हैं कि ऑफिसर ही सोचते हैं यार पैसे तो उनको देने ही है, कौन मेहनत करे, बस दीवारें खड़ी करवा दो चारों तरफ से छोटी सी इनके। और ऐसे इंसिडेंसेस बहुत देखने को मिलेंगे आपको यूपी, पंजाब, एमपी में। दूर दराज के जो बीहड़ वाले जो गांव के, भद्दर गांव के जो इलाके होते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे ये इंसिडेंसेस कि सिर्फ चार दीवारी बनाकर चले गए सरकारी एजेंट्स वगैरह और पैसे दे गए, क्योंकि टॉयलेट्स जो जो बनवाने के लिए रेडी हो रहे थे उनको पैसे दे रही थी सरकार। फॉर एग्जाम्पल बड़ी सारी योजनाएं चलती हैं अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लड़कियों को सरकारी मतलब कि जो पुअर सेक्शन, डिसएडवांटेज सेक्शन, बीपीएल जो फैमिलीज होती हैं, उनको बोला जाता है कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल काम वालियों को बोला गया है कि आप अपने बच्चों को अगर स्कूल भेजो, उनको वो एडमिशन करवाओ, तो हम आपको यूनिफॉर्म का पैसा, मिड डे मील स्कीम के तहत उनको फ्री खाना, और हम आपको पैसे भी देंगे इनका एडमिशन करवाने के लिए हर साल। अब काम वाली लगी हुई हैं या कोई भी मतलब ऐसे जिनको ये ऑफर आ गया वो लगी हुई हैं, हस्बैंड से बोलने में चलो सेक्स करते हैं और बेटियां पैदा करते हैं, पैसे मिलेंगे हर साल। मैं एक काम वाली को जानता हूँ, मेरे घर में आती थी, वो अपनी बेटी को फेल करवा करवा के एक मतलब 3-3 साल एक ही क्लास में पढ़वाती थी। मैं कहा क्यों? कह रही भैया पैसे मिलते हैं। हिंदुस्तान के आदमी को तुम कुछ भी अच्छा देने जाओगे ना, वो तोड़ मरोड़ के अपना फ्रेमवर्क निकाल लेता है कि ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, ऐसे भी तो कर सकते हैं भाव। और स्टेडी करेंसी का मतलब ये कोई पैसा नहीं है। स्टेडी करेंसी का मतलब ये होता है कि इसकी जो ग्रोथ है वो ऐसे रहनी चाहिए स्टेडी टर्म्स में। हम ऐसे तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहे कि एकदम से ऐसे हो जाए, ना ही हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे होते होते ये गिर पड़े, ये भी नहीं चाह रहे कि यहां तक पहुंचा उसके बाद गिर पड़े। नहीं, स्टेडी करेंसी का मतलब ये होता है रिदम शुड बी करेक्ट। ओके, मेजर चैलेंजेस फॉर इंडिया इन अचीविंग पोटेंशियल जीडीपी क्या? अब देख रहे हो इनको ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? एग्जाम जब होने के बाद तो फिर कोई भी लिख देता है अपनी बुक में, पहले से नहीं था ये किसी कहीं पर भी ये कंसेप्ट इसके बारे में। लेकिन शायद से इफ आई एम नॉट रॉन्ग इकोनॉमिक सर्वे में बात करी गई थी। हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, हमें टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन स्टैटिक कंसेप्ट का खत्म करने के बाद अभी तक आपको इकोनॉमिक सर्वे से मैं जानता हूँ सबको, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं जो हैं उनको डर पक्का लगता होगा कि यार इकोनॉमिक सर्वे तो यार बड़ी खतरनाक सा डॉक्यूमेंट होता है, वो हलवा बन जाएगा।
इवन बजट तो ऐसा है कि हम एक दिन के अंदर ये कंप्लीट कर लेंगे, बजट में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मेजर चैलेंजेस है इंडिया फॉर अचीविंग पोटेंशियल जीडीपी। क्या चैलेंजेस है? एक तो जेंडर इनइक्वालिटी, इसी को तो दूर करना है। सबसे एक चैलेंज ये देखा है, देखो ये फॉर रेफरेंस जेट जेंडर इक्वालिटी बूस्ट पोटेंशियल जीडीपी बाय 26%। ऐसा माना जाता है कि अगर हम यूज करें इसको तो 26% तक हमारे ये बन सकती है। अब जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब देखो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पे, या आप लोग जो भी मेरे फाउंडेशन कोर्स में हो, आप में से बड़ी सारी जो फीमेल्स हैं, अब आप लोग ना, आपके अंदर एक कोई ना कोई हिडन पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई स्किल सीखी हो, टाइपिंग कहीं कोर्स करा हो, कहीं कंप्यूटर की क्लासेस ली हो, लेकिन आपको इतनी लिबर्टी नहीं है कि आप अपना शहर तो छोड़ो, गली छोड़कर भी कहीं आपको कोई काम पे जाने दें। घर चलाने के लिए दिक्कत पड़ रही है अगर आप लोगों में से किसी के घर पे, और आपके पास इतनी पोटेंशियल है कि आपको एक कॉल सेंटर से जॉब ऑफर हो रही है जो कि आपको 25 से 30 हज़ार रुपए दे रहे हो, और आप कह रहे हो दैट इज मोर देन इनफ, मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन, घर का खर्चा वगैरह सब कुछ इसमें निकल जाएगा। लेकिन घर वाले कह रहे नहीं, तू रात को जाकर काम नहीं करेगी, हम तो तेरे को 7 बजे के बाद करके दहलीज ना लांगने दे, और तू कह रही कि 7 बजे तो मैं जाऊंगी और सुबह 7 बजे आऊंगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा अलाउ करेंगे हम। एक और बात कर लेते हैं, चलो ये तो मैं रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा हूँ लड़कियों के टर्म्स में। एक बात और कर लेते हैं कि हमने किसी एक लेक्चर में बात करी थी, जो मदर्स हैं या जो हाउसवाइफ्स हैं, वो घर के इतने काम करती हैं, अगर वो किसी के घर में पोछा लगाने वाली या काम वाली बाई होती ना, तो वो घर 20 हज़ार रुपये ला रही होती। बताओ, जितना एक बंदी को जुकाम हो जाए, फीवर हो जाए, उसके कमर दर्द हो रहा हो, कुछ भी दिक्कत हो, अगर वो एक टिपिकल हाउसवाइफ है ना, भाई कोई मर भी रहा होगा ना तो उसको रोटियां तो बनानी पड़ेंगी, झाड़ू पोछा तो करना पड़ेगा। ये एक टिपिकल चीज है, टिपिकल हाउसवाइफ की एक चीज है, मतलब ये आइडेंटिटी है। अब यही, और उसकी कोई फिक्स सैलरी तो होती ही नहीं है, शी इज नॉट पेड फॉर हर वर्क। पति क्या किस्ती तो दे देगा, सैलरी थोड़ी ना देगा। लेकिन यही वो पड़ोस वाले अंकल के आंटी के जाकर अगर वो झाड़ू पोछा कर ले इतनी देर में कि उनके घर का ये वाला काम कर दे, तो 18 से 20 हज़ार रुपए, 30 हज़ार रुपए तो वो वहां भी कमा लेगी। फुल दिन घर का काम करती है तो पूरे दिन की बाई के लिए वो कहीं और चली जाए। अंबानी जैसे के काम करेगी तो हो सकता है 2-2 4-4 5-5 लाख रुपए मिल जाए। तो ये चीज है कि जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से ना हम अपनी जीडीपी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ये कहते तो हैं, जैसे अब मैं एक और बात यहां पर कर ही देता हूं यहां पर, क्योंकि हमें सारी चीजें मिक्स करके लिखनी पड़ती हैं, पेपर वन, सोसाइटी वगैरह सारे एंगल। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, बड़े सारे लोग इंडिया में मैरिज कस्टम जब हम पढ़ेंगे सोसाइटी के अंदर, तो उसमें आपसे वादे करते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, हमें तो बहू वैसे भी वर्किंग चाहिए थी, वर्किंग है, ये काम करती है, अच्छी बात है, बेटे और इसकी सैलरी तो मिलाकर डबल हो जाएगी। आप जब गए तो आपने देखा यहाँ पर मुझे वर्क करना ना मजबूरी है मेरी, क्योंकि इन लोगों के पास तो खाने को भी कुछ भी नहीं है, मुझे चू बनाकर यहाँ पर घर पे बहू बनाकर ले आए लोग तो। या फिर आपने देखा, अब आप जब घर के बाहर काम करने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पोटेंशियल जीडीपी के कंटेक्स्ट में बात करूं, तो अब सासू माँ का मुंह फूलता है, ये ससुर ताने वो करते हैं, और ताने मार मार कर फाइनली आप एक दिन प्रेग्नेंट हो गए और आपको जॉब छोड़नी पड़ी। अब जो जॉब आपको वो छोड़नी पड़ी, तो इसका मतलब आपके जो आप वर्किंग वीमेन थे उससे बहुत सारे लोग खुश नहीं रहते, वो सोचते हैं कि घर का काम करे, मम्मी पापा की सेवा करे, ये करे वो करे, और एक टिपिकल हाउसवाइफ बनकर रहे। यहां पर डिबेट उसकी नहीं चल रही है कि कोई हाउसवाइफ और वर्किंग लेडी में से क्या अच्छा है, या हम स्कूल के ऐसे लिखने नहीं बैठे हैं, लेकिन अब उससे एक्सपेक्टेशन है। अब जहां पर मियां बीवी की सैलरी डबल हो सकती थी, 25-25 हज़ार दोनों कमा रहे थे, तो 50 हज़ार का बजट हो सकता था घर का आराम से, जो मस्त तरीके से मक्खन तरीके से सब कुछ चल सकता था। अब पूरा प्रेशर हस्बैंड के ऊपर आ गया, 25 हज़ार की नौकरी, और कोविड टाइम्स में हो सकता है उसकी भी चली गई हो, तो जाएगा क्या? घर, प्रॉपर्टी, लोन वगैरह, ये वो फलाना टेकमा, सब उधारी, कंगाली। तो यहां पर हम बात यह कि जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से हम जो बूस्ट कर सकते थे अपनी जीडीपी को, वो नहीं कर पाते हैं।
वर्क फ्रॉम होम भी इतना आसान नहीं होता ना किसी लेडी के लिए, कहने ही वाली बात होती है। या तो सास ससुर या इन लॉ साथ में रहना रहे हो, वो जब रह रहे होते हो तो वर्क फ्रॉम होम में ऐसा नहीं होता कि आप जब मर्जी कुछ भी कर लो, तो उसमें भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कंपनी की आपसे। कोई ऐसी थोड़ी ना आपको सोफे पे बैठने को लैपटॉप चलाने के पैसे दे देगा। पैसा मुश्किल से कमाया जाता है। ये चीज़ है सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको मैंने बता दिया बहुत डिटेल में, इसको कभी मत बोलना आप, ठीक है। और पेपर वन से सोसाइटी से रेट करके भी बता दिया, और हाउस वाइफ और वर्किंग वुमेन की बात से भी रेट करके बता दिया, ठीक है। और घर के बाहर जो जाने की लिबर्टी नहीं होती है उससे भी मैंने बता दिया। इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से अब ऐसे इसको हम बात करते हैं। हर इलेक्शन का मुद्दा और हर एक यूथ का मुद्दा और ट्विटर पे कैंपेन, और हमारे देश में सबसे ज्यादा एग्जाम देने वाला जो लोग हैं, जो एग्जाम होता है एसएससी, उसके लिए कितना कैंपेन चला कि रिजल्ट नहीं आता 3-3 साल का, 4-4 साल का। या स्टेट पीएससी की नौटंकी देखो, रिजल्ट आता है फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर दोबारा प्लेम्स हो रहे हैं। एमपीपीएससी के बच्चों ने अभी मेंस लिखे थे, अब वो कैंसिल हो गए रिजल्ट, जिन्होंने मेंस लिखे थे उनकी क्या गलती, उनका रिजल्ट भी कैंसिल होकर अब दोबारा उनको मेंस लिखने के लिए बोला जा रहा है। अब ये जो प्रेम्स के अभी वो आ गए, मार्क्स आ गए हैं, 154 कट ऑफ, हाईएस्ट कट ऑफ उसने निकालती है, लड़के लड़कियों की कट ऑफ सेम करती है। अब ये भी कैंसिल होगा, अब दोबारा हो सकता है प्लेम्स हो जाए, या फिर दोबारा रिजल्ट को एक बार देखा जाए। अब यूथ काम करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी थोड़ी ना मजे मजे में एग्जाम हॉल में जाकर प्रिम्स निकाला था, मेंस निकाला था, इंटरव्यू तक पहुंच जाता है। रिजल्ट ही नहीं आते तो बेरोजगारी छाती है। अब बेरोजगारी से सरकार ये चीज नहीं समझती है कि जितने लोग ये काम कर सकते थे, तो देश का पहिया और उसमें पेट्रोल ना कोई एक जन आगे नहीं डालता है। बूंद बूंद से जैसे सागर बनता है, तो एक एक इंसान से देश बनता है। और आपकी सैलरी देने में अगर इतनी मां मरती है, तो फिर आप जॉब नहीं निकालो। और इलेक्शंस के टाइम पर क्या होता है, अब जैसे हम लोग सारे लकी लोग ही हैं, सुनने वाले जितने लोग सुन रहे हैं, 2023 और 24 में मेहनत मुशक्कत करके एग्जाम अगर निकाल पाए तो ये बहुत अच्छा टाइम होगा, क्योंकि सीटें हर एक चीज की भर भर कर आने वाली हैं। तीसरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये जो टाइम हो रहा है, इट इज जस्ट लाइक कि स्टॉक मार्केट में सभी स्टॉक सभी क्रिप्टो ईयरली के डिमांड जोन में आ गए हो मयूर। ये ऐसा टाइम है, यहां पर तो आंख बंद कर दो और किसी को भी सेलेक्ट करो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके उसमें पैसा लगा दो, जैसे ऐसा होता है। सिमिलरली यहां पर ऐसा है कि आप मतलब मेहनत करके आराम से ये 2023-24 के एग्जाम निकाल सकते हो, बिकॉज इलेक्शन ईयर। उसके बाद यूज ऑफ ओल्ड एज प्रोडक्शन मेथड्स टू प्रोड्यूस गुड्स, इसकी वजह से होता क्या है, ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते, डिले होते हैं। अब ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो नहीं पाते, आप कहोगे इसमें क्या दिक्कत है, इसमें यह दिक्कत है कि डिमांड और सप्लाई के साथ ना मिसमैच हो जाता है। जब मिसमैच हो जाता है, जब चाहत करने वाले बहुत हैं, डिमांड ज्यादा है, और सप्लाई जब कम है, तो ऑब्वियस ही बात है, जो सप्लाई करने वाले उनके तेवर बढ़ेंगे और वो कहेंगे अब 5 रुपए का जो भाई साहब माल है, जो 5 रुपए का बिस्किट था, अब वो 15 रुपए का हो चुका है, क्योंकि डिमांड ज्यादा उनको पता है, खरीदने वाले बेवकूफ बहुत है और वो खरीदेंगे। और एक यूजर फ्रेंडली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जो जरूरत पड़ती है, ताकि इजी टर्म्स में हम सारी चीजें देख पाए। और एक और चीज, हमारे देश में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, तो उससे पहले भी ये चीज चली आ रही थी और उसके बाद भी ये चीज चली आ रही थी। आपको एक चीज सुनकर बहुत हैरानी होगी, ताजुब लगेगा कि मैं बता चुका हूं वैसे इसके बारे में, कि हमारे देश में फॉर्म्स ना एंट्री तो उनको बहुत आसानी से मिल जाती है, एग्जिट नहीं कर पाते आराम से। आप कहोगे हैं एग्जिट नहीं कर पाते मतलब, जी हाँ, आप अगर कल को कोई बिजनेस इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, स्कूल खोलना चाहते हो, वो आपको अलाउ तो कर दिया जाएगा, लेकिन आप कल को घाटे में गए, आप बंद ही तो करोगे ना उसको। घाट बंद करने के लिए भी आपको पता है परमिशन चाहिए पड़ती है, सरकार उसको, उस परमिशन को हो सकता है एक एक डिकेट तक लटका के रख दे आपकी उस रिक्वेस्ट को, कि मुझे बंद करना है, मुझे घाटा हो रहा है, तब तक आपको चलाना पड़ेगा, घसीटना पड़ेगा, अदरवाइज पेनल्टी, फाइन, फीस। और इसी चीज के लिए 2017 के इकोनॉमिक सर्वे में फर्स्ट बुक में एक चैप्टर था, ब्रेकिंग द चक्रव्यूह ऑफ कॉर्पोरेट्स। ये चक्रव्यूह यही था, अभिमन्यु का चक्रव्यूह, उसमें बात लिखी हुई थी। इकोनॉमिक सर्वे में आप जानते हो कि गीता, महाभारत, इनके कुरान वगैरह के कोटेशंस आती हैं, तो उसमें कुछ कुछ संस्कृत हिंदी वगैरह में भी वो ब्यूटीफाई करने को बना देते हैं ऐसा। तो उसमें लिखा हुआ था कि जैसे अभी एक एनेक्डोट से स्टार्ट हुआ था वो चैप्टर, कि अभिमन्यु जैसे अपने चक्रव्यूह से निकल नहीं पाया था, जो वो माँ के पेट से सीख कर आया था, तो इसी प्रकार से कॉर्पोरेट्स घुस तो जाते हैं चक्रव्यूह में, निकल नहीं पाते हैं, लेकिन
और इसको तोड़ने की आवश्यकता है। 2017 की इकोनॉमिक सर्वे बोलकर गया था ये वाली बात। मतलब मैं जब से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा हूं मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे थे चैप्टर वाला। एज पर द रीसेंट रिपोर्ट्स, और ये चीज देखना तुम, गारंटी में बोल रहा हूं 2000 ये 22 वाला इकोनॉमिक सर्वे आने दो, इसमें फिर से इस चीज का जिक्र होगा सजेशन में। इस इकोनॉमिक सर्वे पक्का देख लेना चाहे, भले ही अभी आया नहीं, मैं फिर भी बोल रहा हूं देखना जिक्र होगा, गारंटीड। एज पर रीसेंट रिपोर्ट्स ये प्रेडिक्ट करा गया है कि जो जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है इसने पोटेंशियल जीडीपी को 6.7% बढ़ाया है। और अब जो टेक्नोलॉजी की बात चल रही थी, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, ये ऐड कर सकता है 450 से 500 बिलियन डॉलर की जीडीपी 2025 तक, जो नेस्को में प्रेडिक्ट करी है। अब पोटेंशियल जीडीपी यही तो है ना, प्रेडिक्ट करते हैं, पोटेंशियल अनुमान लगाते हैं, यही है वो चीज। नाउ माइंड यू, दिस इज अ कैलकुलेशन जो आपको यहां से कतई नहीं देखनी है। हम सीबीएसई में आराम से इसको देख चुके हैं, क्या चीज कहां से माइनस करके क्या निकाला जाता है, वो टेबल ज्यादा अच्छे थे वहां पर गिवन है। उधर भी 8 आइटम्स गिवन है, याद है, जीडीपी, जीएनपी, ये जीडीपी एट एमपीएफसी, एनडीपी एट एमपीएफसी, जीएनपी एट एमपीएफसी और एनएनपी एट एमपीएफसी। ये हम सारे 8 मैंने बताया था ना, 4 4 के पेयर, 4 इधर 4 इधर, एक में मार्केट प्राइस, एक में फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, एक में डेप्रीसिएशन प्लस होता है, एक में डेप्रीसिएशन माइनस होता है, एक में एनआईटी प्लस होते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके, तो यहाँ से आपको कुल मिलाकर बस 100 बात की एक बार देखने की जरूरत नहीं है। अदर वेरिएंट्स ऑफ नेशनल इनकम क्या होते हैं, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये भी हम सीबीएसई देवा से कर चुके हैं, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर तक बता दो, कोई डाउट आया किसी को तो पूछो आराम से, बताओ जरा कोई डाउट। WPI, CPI, इन सब में पोटेंशियल जीडीपी में क्या होता है क्या नहीं होता है, बोलो। नहीं ना, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।